अभी आपके स्क्रीन पर है PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन 2022। ये 2022 में जो क्लास 10 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे इंग्लिश में, उन्हीं के आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। पहला सेक्शन है सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली and choose the correct option. Kalpana Chawla was born in a small town on 1st July 1961. कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई को 1961 में एक छोटे से शहर में हुआ था। इट इज़ इन हरियाणा, इंडिया। ये शहर हरियाणा में है, इंडिया में, जो कि इंडिया में है। इन 1976 शी पास्ड आउट फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। टैगोर स्कूल करनाल से ये 1976 में पास होकर निकली थी। देन शी ज्वाइन पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज इन 1982 एंड बिकम अ ग्रेजुएट। इसके बाद इन्होंने 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया, वहाँ ग्रेजुएट वो बनी। आफ्टर डूइंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1988 शी वर्कड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। अपना इन्होंने PhD किया 1988 में। इसके बाद इन्होंने नासा को ज्वाइन किया एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में। इन मार्च 1995 शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। अब मार्च 1995 में ये एक अंतरिक्ष यात्री बन गई। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री, जो अंतरिक्ष मतलब स्पेस की यात्रा करता है। ऑन 19 नवंबर 1997 शी मेड हर फर्स्ट फ्लाइट इन एन अमेरिकन स्पेस शटल फॉर 15 डेज। और 19 नवंबर 1997 को इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी अमेरिकन स्पेस शटल में 15 दिनों के लिए। मतलब 15 दिनों के लिए पहली बार ये अंतरिक्ष गई थी, वहां पर ये 15 दिनों तक रहीं। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट टैगोर स्कूल, कल्पना चावला इंजीनियरिंग कॉलेज। डी में है नन, तो इसका आंसर होना चाहिए कल्पना चावला, मतलब बी, ऑप्शन बी। करनाल इज अ स्मॉल टाउन इन हरियाणा। ये जो स्मॉल टाउन वो कहाँ है? हरियाणा में है, अमेरिका में है, पंजाब में है न, और डी में है नन। तो इसका आंसर होना चाहिए हरियाणा। शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट इन, वो एस्ट्रोनॉट वो कब बनी? ये अंतरिक्ष यात्री बनी थी 1995 में, 1995 में। ऑप्शन सी। अब इसे हटा देते हैं। हर फर्स्ट फ्लाइट वाज फॉर, उनकी जो पहली उड़ान थी वो अंतरिक्ष में पहली उड़ान थी, कितने दिनों के लिए थी उससे जुड़ा ये क्वेश्चन है। 10, 15, 5 नन। तो 15 दिनों के लिए उनकी उड़ान थी, 15 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एस्ट्रोनॉट इज अ पर्सन हु। अंतरिक्ष यात्री एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है हु ट्रेवल्स, हु ट्रेवल्स इन स्पेस, जो अंतरिक्ष की यात्रा करता है। लाइक्स टू ट्रेवल, जिसे ट्रेवल करना पसंद है। स्टडीज अबाउट स्टार्स, जो तारों का अध्ययन करता है, उसके बारे में पढ़ाई करता है। डी में है नन। इसका सही आंसर होना चाहिए ट्रेवल्स इन स्पेस, मतलब ऑप्शन ए। रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक नीचे पैसेज दिया गया है, इसे ध्यान से पढ़ना है और फिर आंसर देने हैं। प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट।
टू यूज़, प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है क्योंकि ये सस्ता होता है और आसान होता है इसका इस्तेमाल करना। कन्वीनियंट मतलब आसान। प्लास्टिक People use plastic bag and other things made from plastic. लोग प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी चीज़ें जो प्लास्टिक की बनी होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक का प्रयोग प्लास्टिक प्रदूषण को उत्पन्न कर रहा है, उसे क्रिएट कर रहा है। ठीक है। प्लास्टिक कैन नॉट डिजॉल्व, प्लास्टिक घुल नहीं सकता है। सो इट रिमेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए ये बहुत लंबे समय तक पड़ा रहता है। ठीक है, इसका अस्तित्व खत्म नहीं होता। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण जो है, ये जो भी पृथ्वी पर रहते हैं, जो भी जीवन, उनके लिए ये हानिकारक है। हार्मफुल मीन्स हानिकारक। एनिमल्स ऑन लैंड एंड सी ईट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज फूड। जो ज़मीन पर रहने वाले एनिमल्स हैं या जो एनिमल्स रहते हैं सी में, समुद्र में रहते हैं, वो प्लास्टिक को गलती से फूड समझ लेते हैं और फिर खा लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी गलती हो जाती है, इससे उनको काफ़ी कष्ट होता है। प्लास्टिक इज़ हार्मफुल फॉर सॉइल। प्लास्टिक मिट्टी के लिए हानिकारक है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। ऐसी मिट्टी में प्लांट्स नहीं उग सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर मतलब प्लास्टिक पड़ी हो। वाटर ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड, पानी भी प्रदूषित हो जाता है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज़ वेरी हार्मफुल। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत घातक है, बहुत हानिकारक है। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। हम सबको इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के प्रति जागरूक होना की ज़रूरत है। हम लोग को ये होना चाहिए। कुछ ऐसा इसमें कहा जा रहा है। अब इससे जुड़े क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम्म, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। जो पैसेज अभी हमने पढ़ा, आप लोगों ने सुना, इसके लिए सबसे अच्छा टाइटल क्या होगा? ए में है एनिमल लाइफ, बी में प्लास्टिक पॉल्यूशन, सी प्लांट लाइफ, डी में अर्थ लाइफ। इसका सही आंसर होना चाहिए बी। वाई इज प्लास्टिक यूज्ड एवरीवेयर? प्लास्टिक का इस्तेमाल हर जगह क्यों किया जाता है, ये बताना है। अब इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसके ऑप्शन है, इट इज़ पीपल आर कंपेल्ड टू यूज इट। लोग इसके इस्तेमाल करने के लिए मतलब उनको दबाव डाला जाता है, लोगों पर दबाव डाला जाता है कि वे इसका इस्तेमाल करें। ऑप्शन नंबर ए में ये लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस, ये हम लोग के लिए हानिकारक नहीं है। सी में है इट इज़ चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज, ये सस्ता होता है और इसका इस्तेमाल करना आसान होता है। डी में है इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ सोशल स्टेटस, ये सोशल स्टेटस का एक प्रतीक बन गया है। सही आंसर होना चाहिए सी। ठीक है, सी, इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। नेक्स्ट है प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर। प्लास्टिक हार्मफुल है, ठीक है, किसके लिए? पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल। तो ये तो सभी के लिए हार्मफुल है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए डी, ऑल। व्हाट शुड वी व्हाट शुड वी बी अवेयर ऑफ अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार हमें किस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए? ऑप्शन है नंबर ए में बैड इफेक्ट्स ऑफ वाचिंग टीवी, में टीवी को देखने के जो बुरे प्रभाव हैं उसके प्रति। बैड इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग जंक फूड, जंक फूड खाने का जो बुरे प्रभाव।
बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के बुरे प्रभाव। बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक इस्तेमाल करने के बुरे प्रभाव। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। ठीक है, बैड इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। द अपोजिट ऑफ हार्मलेस इज, हार्मलेस का मतलब होता है हानि रहित, मतलब जिससे कोई हानि ना हो। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड होना चाहिए हार्मफुल, मतलब हानिकारक, जिससे हानि हो। अब सेक्शन बी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये ग्रामर का सेक्शन है। क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर, ये सेंटेंस जो है वो किस टेंस में ये बतलाना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका सही आंसर होना चाहिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब बी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। शी ऑलवेज, शी ऑलवेज ब्लैंक द ट्रूथ, वह हमेशा। तो यहाँ जिस तरह का सेंटेंस है, यहाँ तो स्पीकिंग हो नहीं सकता है। अगर स्पीकिंग का इस्तेमाल करना चाहते तो कोई एक्सिलरी वर्ब होना चाहिए था, एम, इज, आर, कोई ना कोई होता, वो नहीं है, ये हो नहीं सकता। स्पोक्ड वर्ड ही अपने आप में ही गलत है। स्पीक V1 है, V2 है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा स्पोक। तो ये होता ही नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। स्पीक्स और स्पीक शी है, शी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वर्ब में एस या ईएस या आईएस कुछ लगाना चाहिए, सी हो नहीं सकता। सही आंसर है डी, स्पीक्स। नंबर 13, दे डांस वेल, वे अच्छा से डांस, क्या? तो इसको ध्यान से देखेंगे, कैन, आउट, शैल, नन। तो इसका होना चाहिए सी, ये सी होना चाहिए। वे अच्छा से डांस कर सकते हैं वे लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं मस्ट, शुड, कैन, में। इसका सही आंसर होगा डी, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ईश्वर आप पर दया करे। ऐसा सेंटेंस जब असल में हृदय की कामना व्यक्त करते हैं किसी के बारे में, तो इस ऐसे सेंटेंस बोला करते हैं, मे ही लिव लॉन्ग, उसे लंबी आयु प्राप्त हो। मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता प्राप्त हो, तो मे का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 15, शी आउट ब्लैंक हर पेरेंट्स, आउट, आउट के बाद इस्तेमाल करना चाहिए इन्फिनिटिव का, जिसमें टू लगा हुआ होना चाहिए। तो सही आंसर होगा सी, टू ओबे। शी आउट टू ओबे हर पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज इंजुरियस टू हेल्थ, इंजुरियस मतलब होता है घातक, हानिकारक। स्मोक, स्मोकिंग, टू स्मोकिंग, नन। सही आंसर होना चाहिए स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग हेल्थ के लिए हानिकारक है। ये तो ऐड पब्लिक प्लेसेस पर लिखा हुआ ये दिखता है, ये सूचना दिखती है, ये इन्फॉर्मेशन दिखती है। अगर फिल्म देखने जाएं तो पर्दे पर भी फिल्म की शुरुआत में ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दिखती है। अगर आप चाहेंगे तो ज्ञान कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, घर हो या घर के बाहर हो, आपके अंदर ज्ञान पाने की प्यास होनी चाहिए। नंबर 17, द पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल का पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसका पैसिव वॉइस होना चाहिए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय बॉयज, नंबर सी। इसका होगा सही आंसर नंबर 17 का सी। तो आगे बढ़ते हैं। आई डोंट नो शी इज क्राइंग, मुझे ये नहीं मालूम है कि वह क्या, विच, क्या रो रही है, ऐसा कह नहीं सकते हैं। सही आंसर इसका होना चाहिए वह क्यों रो रही है। तो इसका होगा बी, मुझे नहीं मालूम है कि वह क्यों रो रही है। तो इसका होना चाहिए आई डोंट नो वाई शी इज़ क्राइंग, मुझे नहीं मालूम कि वह क्यों रो रही है। ठीक है, वाई। ये सेंटेंस में कोई भी इस तरह का ऑप्शन चूज करते हैं तो सेंटेंस मीनिंगफुल हो, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है।
ठीक है, नेक्स्ट, कैन यू टेल मी विल टीच अस इंग्लिश। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग को इंग्लिश कौन पढ़ाएंगे? क्या हम लोग को इंग्लिश क्या पढ़ाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है, तो होना चाहिए हम लोग इंग्लिश कौन पढ़ाएंगे, ये सवाल होता है, क्वेश्चन होता है। तो हु विल टीच अस, हु यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है द इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड आई एम फाइन। ही सेड आई एम फाइन का इंडायरेक्ट स्पीच बतलाना है। इसका सही आंसर होगा ही सेड दैट ही वाज फाइन। इसका सही आंसर है डी। ठीक है, ही सेड दैट ही वाज फाइन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। ये लिटरेचर का है। लिटरेचर में ये प्रोज सेक्शन पर बेस्ट लिटरेचर का पार्ट है। ये एक पैसेज दिया गया है। ये पैसेज आपकी बुक के एक चैप्टर से लिया गया है। ध्यान से इसे सुने। द मोमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही जिस पल वो लेटर मेल बॉक्स में मतलब लेटर बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर वहाँ गया इसे खोलने के लिए। इट सेड God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. हे ईश्वर, जो धन राशि मैंने आपसे मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसो ही मेरे पास पहुँचे। बाकी जो शेष धन राशि है आप मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. लेकिन इसे आप मेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से नहीं भेजें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं वो बेईमान लोगों का एक ग्रुप है। वो नीचे लेंचो लेंचो लिखा था, यानी ये जो लेटर लिखा हुआ है वो लेंचो के द्वारा लिखा गया है। ये तो समझ गए होंगे। तो अब इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु रेड द लेटर। लेटर को किसने पढ़ा? लेटर को पढ़ा पोस्ट मास्टर ने। हु इज आई इन दिस पैसेज। इसमें आई कौन है? मैं का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? वो किया गया है लेंचो के लिए। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। कितने धन राशि लेंचो को मिली? वो मिली राशि जो मिली थी वो 70 पेसोज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल। इस पैसेज में जो आपने सुना, इसमें कौन सा वो वर्ड है जिसकी मीनिंग हो सकती है क्रूक्स, जिसकी मीनिंग्स डिसऑनेस्ट पर्सन। जो वर्ड है इसकी मीनिंग के तौर पर वो वर्ड कौन सा है जिसका इस्तेमाल पैसेज में किया गया है? तो वो वर्ड है क्रूक्स। क्रूक्स का इस्तेमाल इस पैसेज में किया गया है। इसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट। ये क्रूक का मतलब होता है, ये क्रूक्स लगा हुआ तो पर्सन्स होना चाहिए था। खैर, क्रूक मतलब हुआ बेईमान व्यक्ति, डिसऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। नेशनल मंडेला के अनुसार से कौन सी बात ज़्यादा नेचुरल होती है मानव हृदय के लिए? ऑप्शन है ए हेट, बी लव, सी जेलसी, डी फेल्योर। तो इस बुक में अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, वो ऑप्शन होना चाहिए डी। नेशनल मंडेला की वजह से प्रेम जो है वो मानव हृदय के लिए ज़्यादा बिल्कुल नेचुरल चीज़ होती है वो। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट वाज एन नॉट श्योर ऑफ पासिंग। कौन सा वो सब्जेक्ट है जिस विषय को लेकर, जिस सब्जेक्ट को लेकर एन श्योर नहीं थी कि वो पास कर पाएगी? वो मैथ्स के बारे में श्योर नहीं थी। ऑप्शन सी। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो लेसन है वो किसके बारे में है ये बतलाना है। सही ऑप्शन होगा क्या? फार्मर, सीगल, गर्ल, साइंटिस्ट। सही ऑप्शन है सीगल। ठीक है, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे। कौन सा वो कंट्रोल स्टेशन था जिससे पायलट ने कांटेक्ट किया जब वो लौट रहा था? तो वो उसने कंट्रोल किया गया था पेरिस कंट्रोल स्टेशन को उसने कांटेक्ट किया था। ये नेक्स्ट सेक्शन है पोएट्री का। इसमें एक
पोयम है आपकी बुक में, उसका एक अंश, उसका एक भाग यहाँ दिया गया है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water pole where plum deer pass. उसे छाया में होना चाहिए था, छुप कर इंतजार करते हुए किसी पर आक्रमण करने के लिए, अटैक करने के लिए, और लंबी घासों से गुजरते हुए ऐसा उसे करना चाहिए, लंबी घासों से गुजरते हुए उसे होना चाहिए। और उसे होना चाहिए वाटर पोल के पास। वाटर पोल मतलब होता है वैसी जगह, पानी का वैसा गड्ढा जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हैं, और प्लम मतलब हुआ मोटा ताजा, जहाँ मोटे ताजे हिरन पानी पीने आते हैं, उस गड्ढे के पास जो लंबी लंबी घासें होती हैं उससे गुजरता हुआ उसे वहाँ होना चाहिए, और छाया में उसे इंतज़ार करते रहना चाहिए, छुप कर अटैक करने के लिए। ये इसका अर्थ है। अब इसके क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटेन दिस लाइन्स। इस लाइन को किसने लिखा है? तो इसे लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ ही इन दिस लाइन्स। इसमें ही का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? ही का इस्तेमाल किया गया है टाइगर के लिए। डी, ऑप्शन डी। व्हाट डज प्लम्प मीन? प्लम्प का मतलब क्या है? प्लम्प का मतलब स्मॉल, थीन, स्लिम, फैट। इसका मतलब होगा फैट। यहाँ मैं थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बात बताना चाहूँगा। प्लम्प और फैट दोनों का मतलब मोटा होता है, लेकिन जब कोई मोटा आकर्षक रूप से हो, अट्रैक्टिव रूप से हो, तो उसे प्लम्प कहेंगे। ठीक है। थीन और स्लिम के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। थीन मतलब भी पतला, स्लिम मतलब भी पतला, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। थीन पतला है, स्लिम मतलब हुआ वैसा, कोई व्यक्ति अगर पतला है, आकर्षक रूप से देखने में अच्छा लग रहा है, तो उसे स्लिम कहेंगे। ठीक है। थीन निगेटिव वर्ड है, फैट निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट? ही को कहाँ होना चाहिए था इस एक्सट्रैक्ट के अनुसार? तो पोएट के अनुसार से ही को होना चाहिए था जंगल में, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज़ के प्रतीक हैं? ये प्रतीक जो है वो है सौरव के। दोनों निगेटिविटी को कैरी करते हैं, सौरव के प्रतीक है। ठीक है, दुख के प्रतीक है। 34, वेयर हैज़ द बॉय लॉस्ट हिज बॉल? बच्चे ने, उस लड़के ने कहाँ अपनी बॉल को खो दिया है? उसने बॉल को खो दिया था कहाँ? वाटर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी की बीमारी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये बताना है। ठीक है। ऑप्शन है ट्रिकी, हॉजगिन, मिसेस पंपरी, मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट तो ये राइटर हैं, डॉक्टर हैं। हॉजकिन बेचारा गार्डनर है। ट्रिकी उस डॉग का नाम है। मिसेस पंपरी उसकी मालकिन है, जो कि अपने कुत्ते को बस खिलाते रहती थी। उसे हमेशा लगता था ट्रिकी को और खिलाना चाहिए, और खिलाना चाहिए। इतना खिलाई कि बेचारा बीमार ही पड़ गया। जाहिर है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रिकी की बीमारी के लिए? वो है मिसेस पंपरी खुद। हु इज मिसेस पंपरी? वो है ऑनर ऑफ द डॉग। ठीक है, डॉग की मालकिन। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू मिसेस पंपरी ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। और मिसेस पंपरी के अनुसार से ट्रिकी जो किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा था, मतलब पीड़ित था, तो मिसेस पंपरी को लगता था कि उसे माल न्यूट्रिशन हो गया है, मतलब कुपोषण हो गया है। वो मतलब उसे और ज़्यादा पौष्टिक तत्व की ज़रूरत है, पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। हरी सिंह वाज हरी सिंह कौन था? वो एक चोर था। हु वाज अनिल इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी? द थीव्स स्टोरी में अनिल क्या था, ये बताना है। अनिल क्या था? अनिल वो एक मैगजीन के लिए लिखा करता था, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए डी, मैगजीन राइटर। मैगजीन के लिए वो लिखा करता था आर्टिकल्स। हाउ ऑफन डिड द बॉय चेंज हिज नेम? वो बच्चा जो कि चोर था, अपना नाम
कितनी बार बदला करता था? हर दिन बदलता था, एवरी डे, एवरी मंथ, हर महीने बदलता था, एवरी वीक, हर सप्ताह बदलता था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए एवरी मंथ, डी। ठीक है। और ये पेज जो आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, फैट, प्लम्प। ठीक है, दोनों में फ़र्क मैंने बतलाया है। फैट निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब है मोटा। प्लम्प मतलब भी होता है मोटा, लेकिन आकर्षक रूप से मोटा। थीन पतला होता है, ये निगेटिव वर्ड है। स्लिम आकर्षक रूप से पतला, मतलब कोई पतला है लेकिन अच्छा है तो वो स्लिम है। ग्लोसरी, इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, मैंने लिख दिए हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपका वर्ड्स का नॉलेज बढ़ेगा। पढ़ाई जब भी करें तो नॉलेज को बढ़ाने की भी कोशिश करें, ये अच्छा रहता है। सिर्फ मशीन तरीके से पढ़ना अच्छी बात नहीं होती है। उम्मीद है आप लोग को ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा।